दोस्तों, आज की कहानी है पति से संतुष्ट नहीं पत्नी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। निकिता अक्सर किसी बात को लेकर झल्ला उठती थी। वह चिड़चिड़ी स्वभाव की क्यों हो गई थी, उसे खुद भी पता नहीं था। पति रंजन ने कितनी ही बार पूछा, लेकिन हर बार पूछने के साथ ही वह कुछ और अधिक चिड़चिड़ा जाती। निकिता भी हैरान थी कि वह आखिर झल्लाई सी क्यों रहती है। क्या कमी है उसके पास? कुछ भी तो नहीं। कमाने वाला पति, बिना कहे अपने आप पढ़ने वाला बच्चे, कपड़े गहने कार, घर और अकेले घूमने फिरने की आज़ादी भी। फिर वह क्या है जो उसे खुश नहीं होने दे रहा है? क्यों सब सुख सुविधाओं के बावजूद भी जिंदगी में मज़ा नहीं आ रहा? कमबैक्स यही परेशानी रंजन की भी है। उसने भी लाख सिर पटक लिया, लेकिन पत्नी के मन की थाह नहीं पा सका। वह कोई एक कारण नहीं खोज सका जो निकिता की नाखुशी बना हुआ है। ना कभी पैसे का कोई हिसाब पूछा है, ना कभी खर्चे का, ना पहनाने ओढ़ने पर पाबंदी, ना किसी शौक पर कोई बंदिश। फिर भी पता नहीं क्यों हर समय कटखनी बिल्ली सी बनी रहती है। रंजन दिन में कम से कम 4 से 5 बार ऐसा अवश्य ही सोच लेता। ऐसा नहीं है कि निकिता अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से नहीं निभा रही या फिर अपनी किसी जिम्मेदारी को कोताही बरत रही है। वह सब कुछ उसी तरह कर रही है शादी के शुरुआती दिनों में किया करती थी। वैसे ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। रंजन ने कई दोस्तों से अपनी परेशानी साझा की। अपनी अपनी समझ के अनुसार सबने सलाह भी दी। किसी ने कहा है कि महिलाओं को सरप्राइज गिफ्ट पसंद होते हैं, तो रंजन उसके लिए कभी साड़ी, कभी सूट, तो कभी कोई गहना लेकर आया। लेकिन निकिता की फीकी हंसी में प्रणाम नहीं फूंक सका। किसी ने कहा है कि बाहर डिनर या लंच पर लेकर जाओ, वह भी किया, लेकिन सब व्यर्थ। किसी ने कहा पत्नी को किसी पर्यटन स्थल पर ले जाओ, लेकिन ले किसे जाएं? कोई जाने को तैयार हो तब ना। कभी बेटे की कोचिंग तो कभी बेटी की स्कूल, कोई ना कोई बाधा। रंजन को लगता है कि निकिता बढ़ते बच्चों के भविष्य को लेकर तनाव में है। कभी उसे लगता कि वह अवश्य ही किसी रिश्तेदार को लेकर हीन भावना की शिकार हो रही है। कभी कभी उसे यह भी वहम हो जाता कि कहीं खुद उसे ही लेकर तो किसी असुरक्षा की शिकार तो नहीं है। लेकिन उसकी हर धारणा बेकार साबित हो रही थी। ऐसा भी नहीं है कि निकिता उससे लड़ती झगड़ती या फिर घर में कलेश करती। बस अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करती, ना ही कोई जिद या आग्रह। जो ले आओ वह बना देती है, जो पड़ा है वह पहन लेती है। अपनी तरफ से तो बात की शुरुआत भी नहीं करती। जितना पूछो उतना ही जवाब देती। अपनी तरफ से केवल इतना ही पूछती कि खाने में क्या बनाऊं या फिर चाय बना दूं। कई बार रंजन को लगता है जैसे निकिता किसी गहरे अवसाद से गुजर रही है, लेकिन अगले ही पल उसे फोन पर बात करते हुए मुस्कुराता देखता तो उसे अपना वहम बेकार लगता। निकिता एक उलझी हुई पहेली बन चुकी थी, जिसे सुलझाना रंजन के बूते से बाहर की बात हो गई। थक हार कर उसने निकिता की तरफ से अपने आप को बेपरवाह करना शुरू कर दिया। जैसे जी चाहे वैसे जिए। मानव मन भी एक म्यूटेड वायरस की तरह है। हर एक में इसकी संरचना दूसरे से भिन्न होती है। जैसे हर एक मन को व्यस्त रहने के लिए कोई ना कोई प्रलोभन चाहिए ही चाहिए। बहुत से पुरुषों की तरह रंजन का मन भी एक तरफ से हटा तो दूसरी तरफ झुकने लगा। यो भी घर का खाना जब बेस्वाद लगने लगे तो बाहर की चाट पकौड़ी ललचाने लगती है। पिछले कुछ दिनों से अपने ऑफिस वाली सुनंदा
रंजन को खूबसूरत लगने लगी थी। अब रातों रात तो उसकी शक्ल सूरत में कोई बदलाव आया नहीं होगा। शायद रंजन का नजरिया ही बदल गया था, शायद नहीं, पक्का ऐसा ही हुआ है। यह मन भी बड़ा बेकार होता है। जब किसी पर आना होता है तो अपने पक्ष में माहौल बना ही लेता है। आज जम रही हो सुनंदा, रंजन ने कल उसके टेबल पर ठिठकते हुए कहा तो सुनंदा मुस्कुरा दी। क्या बात है, आजकल मैडम घास नहीं डाल रही है क्या? सुनंदा ने होठ तिरछे करते हुए कहा तो रंजन खिसिया गया। ऐसा नहीं है कि निकिता उसके आमंत्रण को ठुकरा देती है, बस बेमन से खुद को सौंप देती है। याद कर रंजन का मन खट्टा हो गया। लो, अब सुंदरता की तारीफ करना भी गुनाह हो गया। अरे भाई, खूबसूरती होती ही तारीफ करने के लिए है। अब बताओ जरा, लोग ताजमहल देखने क्यों जाते हैं? खूबसूरत है इसलिए ना, रंजन ने बात संभालते हुए कहा। तो सुनंदा ने गर्दन झुकाकर दाहिने हाथ को सलाम करने की मुद्रा में माथे से लगाया। बदले में रंजन ने भी वही किया और एक मिलीजुली हंसी आसपास बिखर गई। रंजन निकिता से जितना दूर हो रहा था उतना ही सुनंदा के करीब आ रहा था। स्त्री पुरुष भी तो विपरीत ध्रुव ही होते हैं। सहज आकर्षण से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि उपलब्धता सहज बनी रहे तो बात आकर्षण से आगे भी बढ़ सकती है। सुनंदा के साथ कभी कॉफ़ी तो कभी ऑफिस के बाद बेवजह तफरीह, कभी साथ लंच तो कभी यूं ही गपशप। आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते की रफ्तार बढ़ रही थी। सुनंदा अकेली महिला थी और अपने खुद के फ्लैट में रहती थी। जाने पति से तलाक लिया था या फिर स्वेच्छा से अलग रह रही थी, लेकिन जीवन की गाड़ी में बगल वाली सीट हाल फिलहाल खाली ही थी, जिस पर धीरे धीरे रंजन बैठने लगा था। रंजन हालांकि अपनी उम्र के चौथे दशक के करीब था, लेकिन इन दिनों उसके चेहरे पर 25 वाली लाली देखी जा सकती थी। प्रेम किसी भी उम्र में हो हमेशा गुलाबी ही होती है। सुनंदा के लिए कभी चॉकलेट तो कभी किसी पसंदीदा लेखक की किताब रंजन अक्सर ले ही आता था। वहीं सुनंदा भी कभी दुपट्टा तो कभी चप्पलें, यहाँ तक कि कई बार तो अपने लिए लिपस्टिक, काजल या फिर बालों के लिए लिपस्टिक खरीदने के लिए भी रंजन को साथ चलने के लिए कहती। सुनकर रंजन झुझला जाता। सुनंदा उसकी खींच पर रीझ जाती। ऐसा नहीं है कि मैं यह सब अकेले खरीद नहीं सकती, बल्कि हमेशा खरीदती ही रहती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ खरीदने की खुशी कुछ अलग ही होती है। चाहे पेमेंट भी मैं ही करूँ, तुम्हारा केवल पास खड़े रहना कितना रोमांटिक होता है, तुम नहीं समझोगे। सुनंदा कहती तो रंजन सुखद आश्चर्य से भर जाता। इश्क की रंगत गुलाबी से लाल होने लगी। रंजन पर सुनंदा का अधिकार बढ़ने लगा। सुनंदा के मोबाइल का रिचार्ज करवाना तो कभी का रंजन की ड्यूटी हो चुकी थी। मिलना मिलाना भी बाहर से भीतर तक पहुंच गया था। यह अलग बात है कि रंजन अभी तक सोफे से बिस्तर तक का सफ़र तय नहीं कर पाया था। आज सुबह सुबह सुनंदा का व्हाट्सएप मैसेज देखकर रंजन पुलक उठा। लिखा था, मिलो दोपहर में। ऐसा पहली बार हुआ है जब सुनंदा ने उसे छुट्टी वाले दिन घर बुलाया है। दोस्त से मिलने का कहकर रंजन घर से निकला। निकिता ने ना कोई दिलचस्पी दिखाई और ना ही कुछ पूछा। कुछ ही देर में रंजन सुनंदा के घर के बाहर खड़ा था। डोरबेल पर उंगली रखने के साथ ही दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे पर ही खड़ी थी क्या? रंजन उसे देखकर प्यार से मुस्कुराया। सुनंदा अपनी जल्दबाजी पर शर्मा गई। रंजन हमेशा की तरह सोफे पर बैठ गया। सुनंदा ने अपनी कुर्सी उसके पास खिसका ली।
आज कैसे याद किया? रंजन ने पूछा। सुनंदा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। चेहरे की रंगत बहुत कुछ कह रही थी। सुनंदा उठकर रंजन के पास सोफे पर बैठ गई और उसके कंधे पर सिर टिका दिया। रंजन के हाथ सुनंदा की कमर के इर्द गिर्द लिपट गए और चेहरा चेहरे पर झुक गया। थोड़ी ही देर में रंजन के होठ सुनंदा के गालों पर थे। वह आहिस्ता आहिस्ता गालों से होते हुए होठों की यात्रा कर अब गर्दन पर कानों के जरा नीचे ठहर कर सुस्ताने लगे थे। सुनंदा ने रंजन का हाथ पकड़ा और भीतर बेडरूम की तरफ चल दी। यह पहला अवसर था जब रंजन ने ड्राइंग रूम की दहलीज नाकी थी। साफ सुथरा बेड और पास पास रखे जुड़वे तकिए। कमरे के भीतर एक खुमारी सी तारी थी। तापमान एसी के कारण सुकून भरा था। खिड़कियों पर पड़े मोटे पर्दे माहौल की रुमानियत में इजाफा कर रहे थे। अब ऐसे में दिल का क्या कसूर, बहकना ही था। सुनंदा और रंजन देह के प्रवाह में बहकने लगे। दोनों साथ साथ गंतव्य की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक रंजन को अपनी मंजिल नज़दीक आती महसूस हुई। उसने अपनी रफ्तार धीमी कर दी और अनंत खुद को निढाल छोड़कर तकिए के सहारे अपनी सांसों को सामान्य करने लगा। तृप्ति की संतुष्टि उसके चेहरे पर स्पष्ट देखी जा सकती थी। सुनंदा की मंजिल अभी दूर थी। बीच राह अकेला छूट जाने की छटपटाहट से वह झुझला गई, मानो मगन होकर खेल रहे बच्चे के हाथ से जबरन उसका खिलौना छीन लिया गया हो। नाखुश जाहिर करते हुए उसने रंजन की तरफ पीठ करके करवट ले ली। रंजन अभी भी आंखें मूंदे पड़ा था। जरा सामान्य होने पर रंजन ने सुनंदा की कमर पर हाथ रखा। सुनंदा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हाथ को धीरे से परे खिसका दिया। वह कपड़े संभालते हुए उठ बैठी। चाय पियोगे? सुनंदा ने पूछा। रंजन ने खुमारी के आगोश में मुदी अपनी आंखें जबरन खोली। आज तो बंदा कुछ भी पीने को तैयार है, रंजन ने कहा। उसकी देह का जायका अभी भी बना हुआ था। सुनंदा के चेहरे पर कुछ देर पहले वाला उत्साह अब नहीं था। उसकी चाल में गहरी हताश झलक रही थी। रंजन की उपस्थिति अब उसे बहुत बोझिल लग रही थी। थैंक्स फॉर सच ए रोमांटिक सिटिंग, कहता हुआ चाय पीने के बाद रंजन उसके गाल पर चुम्बन अंकित कर चला गया। सुनंदा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ दिनों से रंजन को सुनंदा के व्यवहार का ठंडापन बहुत खल रहा है। एक से दो बार दोनों अकेले में भी मिले, लेकिन वही पहले वाला कहानी ही दोहराई गई। सारी औरतें एक जैसी ही होती हैं, जरा भाव दो तो सिर पर बैठ जाती हैं। निकता के बाद सुनंदा को भी मुंह फुलाए देखकर रंजन अक्सर सोचता, सुनंदा का इनकार वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आज छुट्टी है, सुनंदा को उसके घर जाकर सरप्राइज देता हूँ। ओह कितनी ठंड है। आज सुनंदा के साथ रजाई में घुसकर गर्मा गर्म कॉफ़ी पीने की कल्पना से ही उसका मन बहकने लगा। सुनंदा के घर पहुंचा तो उसने बहुत ही ठंडेपन से दरवाज़ा खोला। बैठी भी उससे परे दूसरे सोफे पर। बेडरूम में जाने का भी कोई संकेत रंजन को नहीं मिला। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद सुनंदा खड़ी हो गई। रंजन, मुझे जरा बाहर जाना है, हम कल ऑफिस में मिलते हैं, सुनंदा ने कहा। रंजन अपमान से तिलमिला गया। क्या तुम मुझे साफ साफ बताओगी कि आखिर हुआ क्या है? क्यों तुम मुझसे कन्नी काट रही हो? रंजन पूछ बैठा। सुनंदा ने कहा, सुनो रंजन, हमारे रिश्ते में मैंने बहुत कुछ दांव पर लगाया है, यहाँ तक कि अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा भी। मैं तुमसे कोई अपेक्षा नहीं रखती सिवाय संतुष्टि के। यदि वह भी तुम मुझे नहीं दे सकते तो फिर मुझे इस रिश्ते से क्या मिला?
सिर्फ बदनामी। अपने पैसे, समय और प्रतिष्ठा की कीमत पर मैं बदनामी क्यों चुनूं? सुनंदा ने आखिर वह सब कह ही दिया जिससे वह अब तक अपने भीतर ही मथ रही थी। उसके आरोप सुनकर रंजन अवाक था, लेकिन हमारा मिलन तो कितना सफल होता था। रंजन ने उसे याद दिलाने की कोशिश की। नहीं, उस समागम में केवल तुम ही संतुष्ट होते थे, मैं तो प्यासी ही रह जाती थी। तुमने कभी मेरी संतुष्टि के बारे में सोचा ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे अपना पेट भरने के बाद दूसरे की भूख का एहसास ना होना। सुनंदा बोलती जा रही थी और रंजन के कानों में खौलते हुए तेल सरीखा कुछ रिश्ता जा रहा था। सुनंदा के आगोश में उसे निकिता का गुस्सा नजर आ रहा था। निकिता में सुनंदा, सुनंदा में निकिता। आज रंजन को निकिता की नाराजगी समझ में आ रही थी। थके कदमों से रंजन घर की तरफ लौट गया, मन ही मन यह ठानते हुए कि यदि यही निकिता की नाराजगी की वजह है तो वह अवश्य ही उसे दूर करने की कोशिश करेगा, अपने मरते रिश्ते को सजीवनी देगा। कहना होगा कि इन दिनों निकिता हर समय खिलखिलाती रहती है, एक लज्जा युक्त मुस्कान हर ओठों पर खिली रहती है। रंजन मन ही मन सुनंदा का एहसान मंद है, इस अनसुलझी पहेली को सुलझाने का रास्ता दिखाने के लिए।